तरमीम का ताल्लुक है, बिल्कुल सही हुआ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेन है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, उसके अंदर भी ये लिखा गया था, जिसपे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियाँ नवाज शरीफ ने साइन किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाएगा, और उसको बाद में तमाम पार्टीज ने इंडोर्स किया था, इंक्लूडिंग पीटीआई ने। अब जो 26वीं तरमीम के नीचे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी सुप्रीम, तो उस पर काफ़ी तनकीद हो रही थी। इस तनकीद को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दिए गए हैं। अब ये है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है। जितने क्रिमिनल केसेस होंगे, सिविल केसेस होंगे, टैक्स केसेस होंगे, तमाम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और जो आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आईनी जो केस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो आईनी केसेस हैं कम है, और जो दूसरे केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों को एक जो साइल है, जिसकी जो आर्टिकल 199 की जो प्ली है, दरखास्त है, अपील है, वो आराम से क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर उसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा पहले जो थी सुओ मोटो पावर्स दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, कि वो अपनी मर्जी से किसी भी केस को, वो समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हुई है और या केस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, उसको वो अपना खुद स्टार्ट कर देते थे, जुडिशन ले लेते। मगर अब जो हमने 27वीं तरमीम के नीचे जो चेंज किया वो ये है कि अज खुद सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अज खुद नहीं ले सकती, जब तक के कोई साइल दरखास्त ना दे कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है या केस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, जब जाके वो ये पावर इस्तेमाल करेंगे, वरना पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आईनी मसला रहा हो। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ इससे जो बेअंदाजा जो फ्रिवलेस केसेस फाइल होते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो फाइल होने बंद हो जाएंगे। सर, जजेस की तब्दीली के हवाले से क्या पैटर्न दिया गया कि हुकूमत ही उनका तबादला कर सकती है या वो अपनी दरख्वास्त पर किसी बाहर से लेके जा सकते हैं, क्या सूरत है? देखिए, उन पर जो इस 27वीं तरमीम में यहाँ पर वकील एहतजाज कर रहे हैं कि इनके लिए कोई भी फंडामेंटल उनका राइट नहीं है कि वो अपनी दरख्वास्त पर किसी सूबे में बाहर जाके वो अपना सर कर सकें। ये हुकूमत के पास अब क्या है, ये क्या मामला है इसका? देखिए, जो 26वीं तरमीम आई उसके अंदर ये था कि अगर एक जज को एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भेजना है, तो आपको उस जज की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जिस हाई कोर्ट से वो जा रहा है उसके चीफ जस्टिस की लेनी पड़ेगी, और जो जिस कोर्ट में जा रहा है उसके चीफ जस्टिस को लेनी पड़ेगी। और ये पावर थी प्रेसिडेंट के पास। अब ये पावर प्रेसिडेंट से पावर लेकर ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके अंदर जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस भी हैं, इसके अंदर वकला के रिप्रेजेंटेटिव भी है, इसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और अपोजिशन पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और सिविल सोसाइटी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये सब मिलकर फैसला करेंगे कि अगर, और जो दो चीफ जस्टिस जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है जज को, और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र जहाँ जा रहा है, उन दोनों चीफ जस्टिस भी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठ के फैसला करेंगे कि वाया इस जज को ट्रांसफ़र किया जाए या ना किया जाए। और अगर ये सब लोग कहेंगे कि ज़रूरत है, अब वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस वक्त मैं समझता हूँ असखत बहुत ज़रूरत है कि कॉरपोरेट लॉ के ऊपर एक्सपर्ट जजेस होने चाहिए। और ये इस तरह के कई केसेस आते आते हैं कि एक जज को दूसरी जज भेज दिया जाए, उसकी कितने अरसे के लिए भेजा जाएगा ये भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और राइट ऑफ हियरिंग भी दी गई है, उस जज को भी बुला के पूछा जाएगा, भाई आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। अगर 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 नहीं जाना चाहते तो वैलिड रीजंस दो। अगर उनकी रीजंस वैलिड होंगी कि इस वजह से वो नहीं जाना चाहते, तो उनको नहीं भेजा जाएगा। मगर ये एक मुश्तरका फैसला होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, फिर जाके ट्रांसफ़र होगी। अच्छा सर, इस तरह का सवाल बड़ा आ रहा है कि बताया जा 27वीं तरमीम में सदर जरदारी और फील्ड मार्शल को जो है देखिए, वो उनका बड़ा प्राइवेट दी जी, गई है। क्या वजीर आजम के अहदे की कोई इस तरह चीज़ नहीं आ रही या खदशा किया जा रहा है कि
वजीर आजम शहबाज शरीफ को ये इस्तना दी गई तो इमरान खान को बाहर आ सकती है, क्या सीन है इसका? देखिए, जहाँ तक सदर का ताल्लुक है, सदर पाकिस्तान जो है, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। वो हेड ऑफ द स्टेट है, रियासत के हेड है वो। एज ए हेड ऑफ द स्टेट जो अब आइन है, पहले पावर्स होती थी, मगर 18वीं तरमीम ने तमाम पावर्स को ख़त्म कर दिया है। अब वो कोई भी पावर्स इस्तेमाल करते हैं वो ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। इसलिए ताकि कोई शख्स सदर रहा और उसके बाद वो सदर नहीं रहता, तो उसको पहले ये था कि उसको ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस उसको इम्यूनिटी की इस्तेस्ना था। अब इसको फॉर द लाइफ इसलिए किया गया है ताकि कोई इनको क्या नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, किसी को विक्टिमाइज ना किया जाए किसी सदर को, इसलिए इसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी गई है। मगर एक कदकन ये लगाई गई है, अगर वो सदर अगर वो सदर नहीं रहता, अगर वो इलेक्शन लड़ता है, एमएनए बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है या सेनेटर बनता है या कोई भी ओहदा लेता है जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, फिर वो इस्तना जो है उस दौरान के अंदर सस्पेंड हो जाएगी। तो इसलिए अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन करेगा तो फिर अगर कोई गलत का बात होगी तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इसलिए अवाम को जवाबदेह है। अगर कोई गलत कारियाँ होती है तो मैं समझता हूँ कि ये सही फैसला है, शहबाज शरीफ साहब ने सही फैसला किया कि उनको इस्तना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अवाम को जवाबदेह है। नवाज शरीफ को इस्तना मिलनी चाहिए, इसमें नवाज शरीफ साहब तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम मिनिस्टर तो किसी प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी नहीं मिली है, खाली प्रेसिडेंट्स को इम्यूनिटी है। सर एनएफसी का जो